नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बागी बलिया और आप सुन रहे हैं ये लास्ट एपिसोड बागी बलिया का। तो चलिए चलते हैं आज के आखिरी कहानी के पड़ाव पर। अकेले नहीं होगा अब रात की दीवारों को, ढाना है जरूरी ये काम मगर मुझसे। ऐसा नहीं था कि जश्न के इस माहौल में रफीक ने संजय की कमी महसूस नहीं की थी। उसने दो एक बार बिरजू से पूछने की कोशिश भी की थी, मगर समर्थकों के भारी उत्साह ने उसे मौका नहीं दिया। और फिर वो इस वक्त उनके उत्साह से स्वयं भी आह्लादित था। जश्न का काफिला शहर के विभिन्न मोहल्लों से होता हुआ जब उजमा के मोहल्ले में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। बिरजू के कहने पर लड़कों ने काफिला मुस्तकीम हसन साहब के घर के ऐन आगे रोक दिया। रात यूं भी निखर आई थी और ना भी आई होती तो उजमा को आज छत पर रहना ही था। रफीक ने दोनों हाथ जोड़े हुए सबकी नजर बचाकर ही एक दफा ऊपर देखने की कोशिश की। नजरें मिल गईं और रफीक ने देखा कि उजमा ने बाकायदा दो उंगलियों की सीटी मारी। आवाज तो वो नहीं सुन पाया, मगर एहसास उसके दिल तक पहुंच ही गया। वो झेप सा गया। झेप तो उजमा भी गई, मगर देर तक हाथों की टेक लगाए रफीक को देखती रही। एक टक। हसन साहब व्यापारी आदमी थे, अनुभवी तो थे ही, और वक्त की नब्ज पकड़ना भी खूब जानते थे। आने वाला वक्त रफीक का था, वो ये बात समझ गए थे। सुनो ने भी घर से बाहर आकर रफीक को बधाई दी और सौ सौ के कुछ नोट रफीक पर निछावर कर दिया। रफीक ने लड़कों के कंधे से उतरकर उनका आशीर्वाद लिया। हसन साहब रफीक से कुछ कह पाते उससे पहले ही शोर एक दफा फिर उठा और लड़कों ने फिर एक दफा रफीक को कंधे पर बैठा लिया। काफिला एक बार फिर रफीक के वो लिए ढोल ताशे के साथ आगे बढ़ गया और संजय संजय वहीं था जहां उसे होना था। मंझवा घाट, जहां शहर के कोलाहल से दूर गंगा की कलकल थी। गंगीय डल्फिनों की हलचल थी और नम मिट्टी का बिछौना था। दूर कहीं बीच नदी में किसी मछुआरे ने नाव बांध रखी थी। उसके लालटेन की रोशनी संजय तक आ रही थी और साथ ही आ रही थी उस बहन की याद जिसे इसी घाट से आकर घर वालों ने गंगा जी को समर्पित कर दिया था। लक्ष्य प्राप्ति के बाद जो एक खालीपन घेरता है, वो तो इस वक्त संजय से दूर था, मगर वो फिर भी एकांत चाहता था। वो इन सब कलुषिताओं से निकलना चाहता था जो पिछले 6 महीने उस पर काबीज रहे। वो उन सब नकारों विकारों को दूर होना चाहता था जो इन दिनों उसने अपने गिर्द जमा कर लिए थे। वो जानता था कि खाली होते ही रफीक उसे फोन करेगा। वो ये भी जानता था कि रफीक यदि व्यस्त भी हुआ तो भी बधाई संदेशों के कारण संजय का फोन एक मिनट को भी खाली नहीं मिलेगा। इसीलिए उसने अपना फोन बंद कर दिया था। गंगा घाट पर लेटे लेटे ही उसे अचानक कुछ ख्याल आया। ख्याल ये कि उसकी जीत तो हुई है, मगर झुन्नू भैया की मात अभी बाकी है। उसके बगैर उसे यहां इस घाट पर अपनी बहन के आगे नहीं आना था। ये सोचते ही वो फोन ऑन करने ही वाला था कि एक सरसराहट हुई। वो भी पीछे मुड़कर देख पाता, तब तक एक साया तेजी से दौड़ता हुआ उसके सिर के ऊपर से फांद कर गंगा में कूद गया। अचानक हुए इस घटना से संजय भी घबरा गया। उसे समझाने का भी समय नहीं मिला कि तभी डुबकी मारकर निकलते ही साये ने पूछा, क्या नेता, फुलौना में हवा है कि लीक हो गई? यह रफीक था। संजय ने उसे देखा तो पाया कि ठीक उसकी ही तरह रफीक भी कपड़े उतार कर गंगा में उतरा है। संजय ने हंसते हुए फौरन कहा, अब हम कैसे नेता, अब तो तुम हुए नेता। रफीक मियाँ, नेता भाई, बधाई हो। बाग साले, हम आशिक ही ठीक हैं। छप्पर फाड़ने दो हमको, चार दीवारी टापने दो, उसी में मजा है। और हो भी गए नेता तो क्या, मेरे लिए तो तुम ही हो नेता, संजय नेता। रफीक ने बाहर निकलते हुए कहा। अबे वो अजयन के कोठे पर रूह अफ़ज़ा वाली का नाम क्या था? संजय ने अचानक ही बात बदल कर पूछा। कौन, वो गुलनार? 11,000 एक शॉट? रफीक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वही वही। संजय ने कहा। क्या बाबा, आज पार्टी होगा क्या? मुस्तकीम हसन के पैसे से? रफीक ने मजाक करते हुए कहा। भाग भोसड़ी के, नंबर लगाओ उसका और हमसे बात करा दो, संजय ने कहा।
हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है। और द कहानी बाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया, दिल से। लगाते हैं नंबर, लेकिन गाली ना दो। अब अध्यक्ष हैं हम सिटी कॉलेज के। रफीक के नंबर लगाते हुए कहा। फोन दो ही रिंग में उठ भी गया। रफीक ने मोबाइल स्पीकर पर करने के बाद बात शुरू की। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अध्यक्ष जी। खनिकती हुई आवाज उधर से आई। अरे आप तक भी पहुंच गई। पहुंच तो आप भी गए थे, काफिले समेत। बस ऊपर नजरे इनायत नहीं की। आ ही जाते 2 मिनट को। दिलजोई हो जाती। गुलनार ने कहा। दिलजोई फिर कभी कर लेंगे गुलनार। अभी संजय नेता आपसे बात करना चाहते हैं। फोन नहीं दे रहा हूं। कहते हुए रफीक ने अब संजय को आगे बोलने का इशारा किया। बाई जी नमस्कार। संजय ने कहा। नमस्कार। कैसे याद किया? गुलनार ने शोख आवाज में ही कहा। एक इल्तिजा थी भाई जी। हुक्म करें। आप तो जानती हैं कि रफीक अध्यक्ष हुए हैं। जी आज इधर से भी मैं काफिला गुजरे थे, आप मगर ना दिखे। गुलनार ने कहा। वहीं था भाई जी, भीड़ में छुप गया हूँगा। संजय ने कहा। आंखें तो हमारी ढूंढ ढूंढ कर रह गई। खैर आप हुक्म करें। भाई जी, रफीक के जीत की खुशी में एक छोटा सा जलसा रखा है। आप आ जाती तो हम जरूर आएंगे। पहले का भी वादा है आपसे। आप बस वक्त और जगह बता दीजिए। शुक्रिया। इतनी इज्जत से हम कस्बियों से कौन बात करता है। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। मैं आपको जल्द ही वक्त और दिन बताता हूँ। नमस्कार कहकर संजय ने कॉल कट कर दिया। उसके कॉल काटते ही रफीक ने कहा। नेता, हमारे ससुर वाला पैसा ज्यादा हो रहा है तो दो ना, जमा कर दे। निकाह के बाद मलेशिया जाने का सोचें। जलसा मत उड़ाओ यार। सब खा के नाच देख के चला जाएगा, क्या फायदा। संजय ने रफीक की बात का जवाब दिए बिना एक और कॉल लगाई। थोड़ी देर की घंटी के बाद फोन उठा लिया गया। जुन्नू भैया चरण स्पर्श। संजय ने कहा। खुश रहो। कौन हो भाई? उधर से जुन्नू भैया की आवाज आई। क्या भैया, ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि हमारा नंबर तक हटा दिया आपने? हम संजय। मुस्कुराया संजय ने मुस्कुराते हुए ही कहा। अरे संजय, खूब बधाई मेरे भाई। आपने हमें परास्त कर दिया। बहुत खुशी हुई हमें। जुन्नू भैया ने दूसरी ओर से कहा। ईश्वर की कृपा है भैया। नहीं नहीं, ईश्वरीय कृपा के साथ साथ आपका कर्म फल भी है। आप विजेता हैं। जुन्नू भैया ने बिल्कुल राजनेता की तरह कहा। एक दरख्वास्त थी भैया। संजय ने कहा। कहिए, क्या सेवा की जाए? अगले सोमवार शिवालय मैरिज हॉल में एक छोटा सा जलसा रखे हैं। रफीक की जीत की खुशी में विद्यार्थियों की मांग थी। आप भी आते तो हमें खुशी होती। संजय ने कहा। हम जरूर आएंगे। छोटा भाई बुलाए, हम ना आए नहीं होगा। जुन्नू भैया ने कहा। सोमवार शाम 7 बजे हम स्वयं आ जाएंगे आपको लेने। कहकर संजय ने फिर से प्रणाम किया और फोन रख दिया। पूरे वक्त रफीक संजय को एक टक देखता रहा। जब उसने फोन रख दिया तो रफीक ने पूछा। अब क्या पका रहे हो नेता? अब तो सब हुआ ना? सब नहीं, तुम्हारी जीत हुई है अभी, उनकी हार बाकी है। कहकर संजय धूल झाड़ते हुए उठा और रफीक समेत घाट से ऊपर सड़क की ओर चल दिया, जिधर मोटरसाइकिल लगी थी। सोमवार को जलसा घर बिल्कुल किसी जलसे की तरह ही सजाया गया था। अंतर बस ये था कि दावत में शामिल लगभग सभी विद्यार्थी ही थे। शिक्षकों को जानबूझकर इसलिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि विशेष कार्यक्रम नाच का भी था। गुलनार अपने साजिंदों समेत पहले ही आ चुकी थी। संजय ने 1-2 बार गुलनार के कान में जाकर कुछ कहा था, जिससे पहले तो वो चकित रह गई, मगर फिर मुस्कुरा दी। लड़के उसकी मुस्कुराहट पर व्यग्र हुए जा रहे थे। बिरजू लड़कों को संभालने और उन्हें खाना खिलाने में व्यस्त था। रफीक अब भी विद्यार्थियों से ही घिरा हुआ था। विद्यार्थियों की परेशानियां इस वक्त भी चालू थीं और वो उन्हें न सिर्फ धैर्यपूर्वक सुन रहा था बल्कि यथोचित सुझाव भी दे रहा था। अचानक थोड़ी हलचल बढ़ी तो पता चला जुन्नू भैया अपनी कार में अपने बंदूकधारियों समेत आ चुके हैं।
संजय ने उन्हें देखते ही पांव छूकर प्रणाम किया। बदले में झुन्नू भैया ने उसे गले से लगा लिया। रफीक को ना पांव छूना था ना उसने छुआ। मगर अब की दफा आगे बढ़कर झुन्नू भैया ने रफीक को भी गले लगा लिया और उसे जीत की बधाई भी दी। रफीक मुस्कुराकर रह गया। जुन्नू भैया ने रफीक से कहा कि वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। मगर इससे पहले ही संजय जुन्नू भैया को जलसा घर के भीतर ले गया, जहां उनके बैठक की व्यवस्था थी। जुन्नू भैया पहले से लगे सोफे पर जब जाकर बैठ गए, तब उन्होंने जलसे वाली को पहली दफा देखा। जुन्नू भैया गुलनार को देखकर पहचान तो गए, मगर उनके लिए ऐसी कसबियों का कोई मोल न था। सो उन्होंने उसे उसी निगाह से देखा और संजय से बातें करते हुए जलसे के शुरू होने का इंतजार करने लगे। जलसा 5 मिनट ना शुरू हुआ, 10 मिनट ना शुरू हुआ तो लड़कों के साथ झुन्नू भैया भी उकता गए। क्या देर है संजय? उन्होंने संजय से पूछा। पूछ के आते हैं भैया, कहकर संजय अनजान बनते हुए गुलनार के पास गया और उसके कान के पास से होकर लौट गया। उसने थोड़े जोर से ही झुन्नू भैया से कहा, भैया बाई जी खफा हैं आपसे। हमसे? हमसे क्या राबता भाई? जुन्नू भैया ने यूं दिखाया जैसे वो गुलनार को जानते ही ना हो। वही तो हमने इनसे कहा कि विधायक जी का आपसे क्या सरोकार। तो कहने लगे कि आप बड़े लोग हैं, एहसान कर भूल जाते हैं। कैसा एहसान? जुन्नू भैया ने जोर से गुलनार से पूछा। जूती। गुलनार भी वहां से थोड़ी जोर से ही चिल्लाई। आपकी दी हुई एक जोड़ी जूती थी हमारे पास, जाने किस निगोरे को चलाकर मार दी। अब हम एक पाँव की जूती का क्या करें? गुलनार ने नाराजगी भरी अदा से कहा, अरे वो जूती तो हमारे पास ही है। संजय ने चिल्लाकर कहा, हम अभी लाते हैं। आप जलसा खराब ना करें, भैया की इज्जत का सवाल है। आप चाहेंगी तो भैया आपको जूती पहना भी देंगे। क्यों भैया? संजय ने जुन्नू भैया से पूछा। जुन्नू भैया ना नहीं कह पाए। उन्हें विधायकी लेनी थी और उनकी आंखों के सामने 3,000 से अधिक छात्रों के वोट थे। फिर वो संजय को अपनी विधायकी के लिए तुरुप मानकर अपनी ओर लाना भी चाह रहे थे। हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात हुई? जुन्नू भैया ने हर शब्द हर मुस्कुराहट के साथ अपमान पीते हुए कहा। संजय के एक इशारे पर बिरजू रखी हुई जूती एक डिब्बे में ले आया और झुन्नू भैया के सामने कर दी। भयंकर अपमान को पीते हुए भी झुन्नू भैया ने जूती उठाई और उसे गुलनार के पांव में डालने बढ़े। लड़कों ने तालियां, सीटियां, पन्नियां जो मिली वही बजा दी। गुलनार ने पहले पांव बढ़ाया और फिर खींच लिया। शुक्रिया आपका। अब एक पांव की जूती पर भी क्या रक्स करूं? अभी खोल देती हूं, बाद कभी पहन लूंगी। कहते कहते गुलनार ने जो पांव खींचा, उससे झुन्नू भैया पानी पानी हो गए। वो बेशरम हंसी हंसते हुए उठे और सोफा पर बैठ गए। गुलनार ने रक्स शुरू किया। झुन्नू भैया का मन अब मजलिस में नहीं था। वो फौरन अपना काम कर निकल जाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने रफीक को इशारे बुलाया। रफीक जब उनके पास आया तो वो उसे एक किनारे ले गया और कहा, खूब मुबारक रफीक मियाँ, शुक्रिया आपका। रफीक ने कहा, भाई तुम लोग मुझे बुरा समझते हो, लेकिन देखो राजनीति ऐसी होती है। यहाँ कोई अस्थाई अच्छा या अस्थाई बुरा नहीं होता। ना ही कोई अस्थाई दोस्त होता है, ना ही अस्थाई दुश्मन। जुन्नू भैया ने कहा, देख रहा हूं। रफीक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लेकर तुम दोनों के मन में कोई भी कलुषिता हो तो निकाल देना। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। जुन्नू भैया ने फिर कहा, जी बेहतर। अच्छा सुनो, तुम्हें एक काम के लिए बुलाया है। जुन्नू भैया अब आने के प्रयोजन पर आए। कहें? देखो, संजय में गजब की प्रबंधन क्षमता है। अगले साल विधायकी के चुनाव हैं। मैं अब इस मठाधीश से उब गया हूँ। क्षेत्र में काम भी किया है। सबकी पार्टी विधानसभा में उतार रही है। झुन्नू भैया ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। रफीक ने तंज में ही कहा, हाँ तो मैं चाहता हूँ कि संजय मेरा चुनाव प्रबंधन देखे। पैसा भी है राजनीति में, प्रतिष्ठा भी और कॉलेज मठाधीश भी। मगर इसके लिए तुम्हें संजय को मनाना होगा। झुन्नू भैया ने एक सांस में कहा, आप खुद क्यों नहीं बात करते? रफीक ने तंज किया, नहीं मेरा बात करना ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी हार की क्षतिपूर्ति कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे सचमुच अच्छे चुनाव प्रबंधक की जरूरत है और उसे मनाने का काम तुम ही कर सकते हो। झुन्नू भैया ने रफीक का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। रफीक ने हथेली को कठोरता से मसते हुआ कहा, सब मान्य है, तुम कहो।
जुन्नू भैया ने माथे पर हालांकि बल पड़ गए। मुझे वो लड़का दे दीजिए, रफीक ने मुट्ठियां बांधते हुए कहा। कौन लड़का? जुन्नू भैया ने आश्चर्य से पूछा। अनुपम राय। क्या करोगे उसका? जुन्नू भैया ने हंसते हुए कहा। साड़ी पहनाऊंगा, रफीक ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भाई, ले लो, कहकर जुन्नू भैया ने चाबी रफीक के हवाले कर दी। ये क्या है? रफीक ने चाबी देखते हुए कहा। दियारा पर बने हमारे आराम घर की चाबी, लड़का वहीं पर है, जुन्नू भैया ने बताया। अकेला? हाँ, शुक्रिया आपका, रफीक ने चाबी जेब में रखते हुए कहा। शुक्रिया नहीं रफीक मियाँ, हमें संजय चाहिए। मुतमईन रहिए, कहता हुआ रफीक बिरजू की ओर बढ़ा। संजय ने अब जुन्नू भैया को थाम लिया और उन्हें भोजन की ओर ले गया। उसने जलसे में से ही रफीक को बिरजू के साथ निकलते देखा तो टोक बैठा। मियाँ कहाँ आते हैं, एक आखिरी काम रह गया है, कहकर रफीक बिरजू के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा। आंखों से ओझल हो गया। लगभग 2.5 घंटे लगातार चलती एक मोटरसाइकिल उस घनी रात में दियारा तक पहुंची। इसके आगे का रास्ता पैदल ही जाना था। मोटरसाइकिल की आवाज काम बिगाड़ सकती थी। आराम घर पहुंचने में दोनों को और आधा घंटा लगा। रफीक ने धीमे से ही ताला खोलने की कोशिश की थी, मगर फिर भी अनुपम को आहट मिल गई। वो सचेत हो गया। उसके पास आत्मरक्षा के लिए बंदूक तो थी, मगर उसे चलाने का जिगर नहीं था। इसीलिए वो पिछले रास्ते से भागने लगा। दियारा इतना विस्तृत और वीरान था कि किसी और भी भागने पर कोई ओट से प्राप्त नहीं था। इसलिए थोड़ी दूर भागने के बाद ही उसे पकड़ लिया गया और बिरजू ने उसके हाथों को पीछे की ओर फंसाकर ठीक रफीक के आगे खड़ा कर दिया। क्या बेटा, कहे थे ना कि नेताजी के नाड़े से बंधे रहना, जो छूट गए तो फिर अपने हाथ से जिवाह करेंगे। अनुपम ने कुछ नहीं कहा, बस रफीक की आंखों में देखता रहा। अब की मगर अनुपम की आंखों में भी भय नहीं था। रफीक के हाथों में जिवाह वाला चाकू देखकर भी वो शांत था। रफीक ने उसके बाल पकड़े और बोलता गया। देखो, हर लड़ाई का एक खामोश उसूल होता है। औरत नहीं, बच्चे नहीं, तुम दोनों को बीच में लाए। पहले ज्योति और फिर इसरार। लड़ाई हमारी तुम्हारी थी। कलेजा था तो छाती पे मारते, और नहीं था तो पीठ थी, रफीक ने भावुक होकर कहा। और फिर कहता गया। जानता है उस लड़की ने अपनी आखिरी रात तुझे कितना बार फोन किया था? 19 बार। एक बार फोन उठा लेता यार, तेरी आवाज की आस पर जी रही थी। शायद वो कह देता कि तेरे भाई से बदला लेने के लिए ऐसा किया। शायद भाइयों को गलत मान लेती, मगर जी तो रहती। रफीक अब और भावुक हुआ। बिरजू जो अनुपम को पीछे से पकड़े हुआ था, बोकता रहा था, क्योंकि अब की दफा भी रफीक बात ज्यादा कर रहा था। अब की बार भी देर करता दिख बिरजू चीखा। अरे भैया, भोर हो जाएगा, पूर्णा होती कीजिए और चलिए। यही एक काम नहीं है? सुनकर रफीक जैसे नींद से जागा। और फिर उसके बाद रफीक ने जो किया उसे याद नहीं। वो शायद किसी जुनून की गिरफ्त में था। हाँ, मगर बिरजू ने गिना कि वो वार कुल 19 दफा ही हुआ। 19 दफा ही क्यों, ये वहां मौजूद 3 लोग जानते थे। अनुपम का शरीर बिरजू के हाथ में झूल गया था। रफीक ने नाक के पास हाथ लगाकर सांस देखी, सांस नहीं थी। रफीक के इशारे पर बिरजू ने हाथ खींच लिया। अनुपम का शरीर रेत पे लेट गया। खेल गया क्या? बिरजू ने पूछा। शक हो तो 20 कर दें? रफीक ने कहा। नहीं भैया, खेल गया है, चलिए। दोनों फिर उसी अंधेरे में ही 2-2.5 किलोमीटर चलते रहे। अचानक ही रफीक का फोन बज उठा। फोन उजमा का था। उसने नाम देखकर बड़ा सा मुंह बनाया। अरे यार, इस वक्त? रफीक ने चिल्लाते हुए कहा। उठा लीजिए, जरूरी काम होगा। बिरजू ने नाम देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इतनी रात में क्या जरूरी काम होगा? रफीक ने इस असमंजस में था कि फोन उठाए अथवा ना उठाए। लोरी वोरी तो नहीं सुनाते हैं, उसे बिना नींद नहीं आ रही होगी, कहकर बिरजू ने एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट दी। मुस्कुराहट का अर्थ समझकर रफीक ने भी मुस्कुराते हुए कहा। सिगार पियोगे? नहीं नहीं, ये सब उन्हीं को दीजिए, उन्हें नींद नहीं आ रही है, कहते हुए बिरजू ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। रफीक ने पीछे बैठते हुए फोन उठा लिया। हाँ जान, रफीक ने कहा। सोए नहीं? बुझमा ने सवाल किया। तुम भी तो जाग रही हो, रफीक ने कहा। मुझे तो नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, पता है जब आप आज जीत कर गली से गुजरे तो उसके बाद अब्बू ने घर आकर कहा, बड़ा होनहार लड़का है। अच्छा, मतलब इस साल निकाह पढ़वा देंगे?
रफीक ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। चुप कीजिए, हमेशा एक ही रट। उजमा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा और उसके बाद भी जाने क्या क्या कहा जो रफीक नहीं सुन पाया। मोटरसाइकिल रफ्तार ने मोबाइल की आवाज दबा दी। मोटरसाइकिल की आवाज दियारे से दूर होती चली गई। अगली सुबह फिर कार्यालय पर चहल पहल थी। कार्यालय के आगे वर्तमान अध्यक्ष सिटी कॉलेज का बोर्ड लग ही रहा था कि डॉक्टर साहब की आवाज आई, मरहट्टे चाय पिलाएगा? अरे डॉक्टर साहब आइए आइए, देखिए आपके दर्जी की कैंची ने कमाल कर दिया। आज तो मिठाई खाइए, संजय ने अति उत्साह में कहा। नहीं, पहले बोल चाय पिलाएगा? हाँ बिल्कुल पिलाएंगे, बिरजू चाय, संजय ने बिरजू से कहा। और फिर डॉक्टर साहब से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप खुश नहीं? किस बात की खुशी? कि आपके बादशाह फिर बादशाह बन गए? रफीक ने मजे लेने के लिए कहा। बादशाह को तो बादशाह बनना ही था, महादजी सिंधिया का साथ था, डॉक्टर साहब ने बिना किसी भाव के सपाट कहा। अच्छा चलिए, इसी बात पर खुश होइए कि आपका गुलाम कादिर खान रुहेला मारा गया, रफीक ने पांव पसारते हुए कहा। हंस पड़े डॉक्टर साहब। नादान है तू, शैतान भला मरा करता है, डॉक्टर साहब ने कहा और अट्ठास कर पड़े। उनकी हंसी में वो व्यंग था जिसे संजय और रफीक दोनों समझ नहीं पाए। उसी दिन इतिहास की कोचिंग में प्रोफेसर सुमित्रानंद जी ने पढ़ाया। लाल किले से निकलकर गुलाम कादिर खान भागता फिरा। महादजी की सेना उसे हर जगह खोजती रही। अंततः नवंबर 1789 में गुलाम कादिर खान रूहेला शामली के निकट मराठा सेना द्वारा पकड़ा गया। उसे वहां से बांधकर मथुरा लाया गया, जहां बादशाह शाह आलम के निर्देश पर एक पेड़ से बांधकर उसे मृत्यु दंड दिया गया। पहले उसकी आंखें निकाल ली गई, फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इसके आगे का अचरज भरा वर्णन खैरुद्दीन अपनी किताब इबरतनामा में करते हैं। वो लिखते हैं कि गुलाम कादिर खान की सिर कटी लाश लगभग 2 दिनों तक उसी पेड़ से बंधी पड़ी रही। इस दौरान ना जाने कहां से काला कुत्ता वहां आ गया, जिसके आंखों के नीचे सफेद घेरे थे। वो सामान्य से 2 गुना बड़ा था। उसके नाखून दरिंदों की तरह थे। वो किसी के भगाए नहीं भागता था, बस गुलाम कादिर खान के शरीर से टपका खून चाटता रहता था। आखिरकार दूसरी सुबह अचानक वो कुत्ता और गुलाम कादिर खान की लाश दोनों गायब हो गई। खैरुद्दीन फकीर लिखते हैं, वो कुत्ता शैतान था और गुलाम कादिर खान शैतान का जाया। और ठीक इस बात से चंद घंटे पहले, उससे पहले कि भोर के उजाले में दियारे में किसी के पड़े होने की खबर आम होती, एक काली स्कॉर्पियो आई और अनुपम के शरीर को भीतर खींचकर तेज रफ्तार ही से आंखों से ओझल हो गई। खैरुद्दीन फकीर यह भी कहता है कि शैतान कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। इस कहानी में बने रहने के लिए आप समूह का धन्यवाद। आशा करता हूं ये कहानी आपको सुनकर अच्छी लगी होगी। इसी तरह हमें अपने प्यारे प्रतिक्रियाएं देते रहिए, मुझे अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।